हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले हिंदी के मिसलेनियस प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हमें बताना है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में आपका 48 वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन आपका 25 होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क ख ग घ से लेके म तक होता है। क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग, च छ ज झ ञ इसको च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यहाँ तक होता है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? हमें बताना है इसमें से व्यंजन कौन है। तो अ आ आपका क्या होता है? स्वर होता है, उसके बाद बाकी सब व्यंजन होता है। तो अ उ और ई ये क्या है? ये आपका स्वर है। तो व्यंजन क्या हो जाएगा? च आपका व्यंजन वर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्न अक्षरों में से च क्या है? च आपका व्यंजन वर्ण है। अगला प्रश्न है, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं? तो य र ल व को आपका अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ध्यान रखेंगे कि क ख ग से लेके म तक को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। और तलावे स, मूर्धन्य स, उदंत स, ह को क्या कहते हैं? इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, ख ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का उच्चारण स्थान बताना है। तो ख का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, प से म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं? प से म तक के वर्ण आपका किस वर्ग में आएंगे? तो प वर्ग में आएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प वर्ग। तो अभी हमने बताया था आपको कि क ख ग घ अंग इसको क वर्ग कहते हैं। च छ ज झ ञ इसको क्या कहते हैं? च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो प से लेके म तक क्या होगा? प वर्ग के अंतर्गत आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? हमें यौगिक शब्द चुनना है। तो देखिएगा यौगिक शब्द क्या होता है? तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। तो इनमें से हमें चुनना है कि किसको तोड़ने पे उसका सार्थक अर्थ आएगा। तो देखिएगा काम को तोड़ेंगे तो काम, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इसमें सार्थक अर्थ आएगा आपका राजपुत्र का। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो आपका राजपुत्र क्या है? यौगिक शब्द है। इस तरह गंगाजल ले ले तो गंगा और जल से मिलके गंगाजल बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? अब हमें रूढ़ शब्द चुनना है। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, मतलब जिसको टुकड़ा करने पे, खंडित करने पर, विच्छेद करने पे उसका कोई अर्थ न निकले। तो इसमें से किसका अर्थ? जलज का अर्थ निकलेगा, राजपुत्र का भी अर्थ निकल जाएगा, पाठशाला का भी निकलेगा, लेकिन घर का अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन है? तो घर आपका रूढ़ शब्द होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? इसमें हमें देशज शब्द चुनना है जो हमारी देश में बोली जाती है। तो पुष्प है, कालीन है, हाथ है, पेट है। तो इसमें से पेट आपका क्या है? पेट देशज शब्द होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? इसमें से हमें तत्सम शब्द चुनना है। तो तत्सम आपका संस्कृत का शब्द होता है। तो इसमें से देखना है संस्कृत शब्द कौन सा है? आग है, अग्नि है, पेड़ है या टेबल है। तो इसमें से अग्नि क्या है? अग्नि आपका संस्कृत शब्द होता है, इसलिए अग्नि क्या हो जाएगा? अग्नि आपका तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा
कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द अग्नि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? इसमें से हमें तद्भव चुनना है। तो तद्भव आपका हिंदी का शब्द होता है। तो देखिएगा, बात हो गया, वार्ता हो गया, वचन हो गया, वाणी हो गया, तो इसमें से हिंदी का शब्द आपको कौन सा दिखाई पड़ता है? तो इसमें से हिंदी का शब्द आपका बात है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तो बात क्या हो जाएगा? बात आपका तद्भव शब्द होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? अब हमें योगरूढ़ शब्द बताना है। तो योगरूढ़ शब्द क्या होता है? तो योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। तो देखिएगा, इसमें से कौन ऐसा शब्द है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ बताता है? तो जल निधि है। तो जल निधि क्या है? अपना सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ को बताएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देखें, अन्य इसका एग्जाम्पल देखें अगर योगरूढ़ का, तो आपका लंबोदर हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अगला प्रश्न है, देव भाषा कौन सी भाषा है? हमें बताना है कि देव भाषा कौन सी भाषा है। तो देव भाषा आपका संस्कृत भाषा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि देव भाषा संस्कृत को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप जानते होंगे कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें से हमें संज्ञा बताना है। तो स्वाभिमान आपका संज्ञा नहीं है, स्वार्थी भी नहीं है, लोभी भी नहीं है। भूगोल क्या है? भूगोल आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। तो गाय क्या है? गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ क्या है? पहाड़ भी जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है? आम भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो यमुना क्या हो जाएगा? यमुना आपका नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? तो यमुना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, आप मेरे घर अवश्य पधारे। इस वाक्य में आप क्या है? आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है? तो आप यहाँ पे मध्यम पुरुष है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि आप क्या है? आप यहाँ पे मध्यम पुरुष है। देखिएगा, हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं। तो उत्तम पुरुष उसे कहा जाता है कि बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया। और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो श्रोता, जो सुनता है, या पाठक, पाठक को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम हो गया, आप हो गया। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? तो अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह हो गया, वे हो गया, यह हो गया। तो जो आपका क्या करता है, जो आपका लेखन करता है या बातचीत करता है, उसको उत्तम पुरुष, और जिसके बारे में मतलब जो श्रोता होता है, श्रोता को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है? इसमें से हमें गुणवाचक विशेषण बताना है। तो आठ, बहुत, यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। सुंदर क्या है? सुंदरता से आपका गुण मालूम चलता है, तो यह आपका गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? इसमें से हमें संख्यावाचक विशेषण बताना है। तो संख्यावाचक विशेषण अर्थात इसमें संख्या छुपा होगा। तो देखिएगा, संख्या वाला शब्द कौन सा है? तो तीसरा क्या है? तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक है? इसमें से हमें परिमाण बोधक बताना है। तो
तो देखिएगा कुछ क्या है, कुछ आपका परिमाण बोधक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कुछ से आपको कुछ परिमाण का मालूम चलता है कि कोई वस्तु कितना है। अगला प्रश्न है, यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिएगा यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है। यह क्या गुण बताता है, नहीं। परिमाण बताता है, नहीं। संख्या बताता है, नहीं। सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह क्या है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे द्विकर्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिस क्रिया के 2 कर्म रहते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म रहता है उसे आपका सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिसमें आपका कर्म नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह क्रिया विशेषण है। वह कौन सा क्रिया विशेषण है। कह रहा है कि जो शब्द क्रिया के काल अर्थात क्या होता है, समय के बारे में जो बताएगा उसे क्या कहते हैं, उसे आपका कालवाचक विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता को बताता है उसे कालवाचक विशेषण कहा जाता है। हमारा आखिरी प्रश्न है, हाय वह मर गया में हाय कौन सा अव्यय है। तो हाय से आपको क्या मालूम चलता है, संबंध मालूम चलता है, नहीं। समुच्चय मालूम चलता है, नहीं। क्रिया विशेषण है, नहीं। विस्मयादि बोधक है। देखिएगा तो हाय वह मर गया में हाय क्या है, तो हाय आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हमने आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट को भी हमने पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।